के लिए बना रहे हैं। अब हमारी डे टू डे लाइफ में आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी हमारी कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और कुछ प्रोडक्ट्स बनाने में, तो हम वही पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये हेल्प कर रही है। क्लियर डालिए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पाँच मिनट का इंट्रो देती हूँ इस चैप्टर में, फिर गोल्डन राइस। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिए। बायोटेक्नोलॉजी मींस, मतलब आप सुन लो, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हमको यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना है। ठीक है, किसकी हेल्प से? बायोलॉजी की हेल्प से। अब ये प्रोडक्ट अगर हम लैब में बनाएंगे तो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बनेंगे, तो इसमें इंडस्ट्रियल स्केल में इनका प्रोडक्शन जरूरी है ताकि हम पॉपुलेशन के हिसाब से इनको मीटअप कर सके, क्योंकि लैब में तो उस प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली बनेगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में बनेगा, पर अगर हम एक इंडस्ट्रियल सेटअप में इसको एक्सपैंड करेंगे तो कहीं जाके ये मीटअप कर पाएगा जो पॉपुलेशन की नीड है उसकी। समझ में आया ये लाइन? चलिए इसके बाद लिखिए बायो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं। BIO PHAR फार्मा CUTICALS बायो फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल मतलब कोई चीज फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। तो मेडिसिन मेड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी आती हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स में। मेडिसिन मेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, मेडिसिन मेड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल, इंसुलिन, वैक्सीन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एटसेट्रा। इंसुलिन, वैक्सीन्स, ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेट्रा। अब ये बायोटेक्नोलॉजी में जो प्रोसेस कर रहे हैं ये किसके थ्रू हो रहा है? बाय यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी आर मेड थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, GM बैक्टीरिया से हम बना रहे हैं इंसुलिन। GM इकोलाई ना, GM प्लांट से हम बना सकते हैं, बनाते हैं BT कॉटन। GM एनिमल से ट्रांसजेनिक माइस। अब बायोटेक्नोलॉजी के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया, जहां पर रिसर्च बहुत जरूरी है, जहां पर एक तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग दिस प्रोडक्ट, तो वो क्या है? लिखिए 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला है कैटलिस्ट प्रोडक्शन। कैटलिस्ट प्रोडक्शन ये क्या होता है? कैटलिस्ट मतलब कोई ऐसी चीज जो क्या करा रही है? रिएक्शन को स्पीड अप कर रही है, फास्टर अप कर रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो एक माइक्रोब हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, तो एक बेसिक प्रोडक्ट जिससे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, दूसरा है हमारा क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन। अगर कोई भी चीज अच्छे से अच्छा कैटलिस्ट, अगर एक कंडीशन फेवरेबल नहीं हो तो ग्रो नहीं कर सकता। तो दूसरा क्या है? उसको कंडीशन ऐसी बनाना कि प्रोडक्ट बन सके। लास्ट है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें हम जो प्रोडक्ट बना है उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं
है ना, उसको क्लीन पॉलिश करते हैं ताकि वो यूज हो सके। तो ये 3 मेन रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है। तो इंट्रो से पहले मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि एक राइस होता है बीटी, सॉरी गोल्डन राइस, ठीक है। तो मैं इसका इंट्रो आपको ये पढ़ाने के बाद दूंगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले देखिए 2 तरीके के राइस है, एक व्हाइट राइस, एक गोल्डन राइस। नॉर्मल राइस जो है इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ चीजें अगर ऐड करनी है जो नॉर्मली उस चीज में नहीं प्रेजेंट है। जैसे इन्होंने बताया इस राइस में नॉर्मली विटामिन ई नहीं प्रेजेंट रहता, पर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने एक वेराइटी ऑफ राइस बनाई जिसको कहते हैं गोल्डन राइस, जिसके अंदर विटामिन ई प्रेजेंट है, विटामिन ए प्रेजेंट है। समझ में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोग एक पेज छोड़कर हेडिंग डालिए गोल्डन राइस, ये इनको कराना है, फिर हम बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डालिए गोल्डन राइस। अब क्या होता है गोल्डन राइस, लिखिए इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। जीएम राइस क्या होता है, golden rice is genetically modified rice enriched with vitamin A, enriched with vitamin A। विटामिन ए के ब्रैकेट में लिखो बीटा कैरोटीन, बीईटीए, बीटा कैरोटीन, ठीक है, एनरिच विथ विटामिन ए, बीटा कैरोटीन। और ये कैसा दिखता है, गोल्डन येलो टाइप के कलर का ये दिखता है। तो हेडिंग डालिए व्हाई इट इज मेड, क्या जरूरत थी गोल्डन राइस बनाने की, व्हाई इट इज मेड। देखिए मेनी चिल्ड्रंस इन डेवलपिंग कंट्री, many children in developing countries suffer from vitamin A deficiency. Many children in developing country suffer from vitamin A deficiency, VAD, VAD, vitamin A deficiency, ब्रैकेट में लिख लो VAD, suffer from vitamin A deficiency, इसके ब्रैकेट में लिखना VAD, VAD, which causes, अब इस डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो रहा है, which causes night blindness, which causes night blindness, weak immunity, and even blindness, extreme condition में। Night blindness, weak immunity and in extreme condition blindness। क्या हुआ, वो छूट गया, नाइट ब्लाइंडनेस है, इन्होंने कहा एक्सट्रीम कंडीशन में ब्लाइंडनेस ही हो जाती है ये। चलिए अब देखिए गोल्डन राइस वाज डेवलप्ड टू प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। अब एम पता चला क्यों बनाया गया गोल्डन राइस, क्योंकि हमने अभी बात करी कि अगर बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज हो रहा है किसी चीज में तो इसलिए हुआ कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए। तो जब देखा जा रहा था डेवलपिंग कंट्री में बहुत बच्चे इस इशू से सफर कर रहे हैं तो इन्होंने डेवलप किया गोल्डन राइस टू फुलफिल द नीड ऑफ विटामिन ए, वाट, ठीक है। अब ये बनता कैसे, लिख लिया मीनाक्षी। अब इस कैसे बनता है, हाउ इट इज मेड, हाउ इट इज मेड। scientist inserted beta carotene in, scientist inserted, एक मिनट रुकना, scientist inserted gene responsible for beta carotene, scientist inserted gene responsible for beta carotene production into rice endosperm। राइस के एंडोस्पर्म में साइंटिस्ट ने ऐसी जीन डाली जो कि बीटा कैरोटीन का
प्रोडक्शन करे इनटू राइस एंडोस्पर्म. Scientists inserted gene responsible for beta carotene production into rice endosperm. जो जीन यूज में उनका नाम लिख लो. जीन यूज्ड was Thygene. Second, कर्ड जीन. Thygene एंड कर्ड जीन, ये दो जीन यूज हुई फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन. Thygene एंड कर्ड जीन. ये नहीं समझ में स्पेलिंग. CRTL, कर्ड जीन. These gene, ये दो जीन क्या करेंगे लिखिए. These gene help to convert. These gene help to convert precursor, PRECURSORS, precursors. These gene helps to convert precursors into beta carotene. Precursors into beta carotene in rice grain. राइस के ग्रेन में, राइस के एक टुकड़े में, एक राइस में जो प्रिकर्सर मतलब कोई चीज जो प्रोडक्ट है उसके एक पहले वाली. तो ये दो जीन जो है उस प्रिकर्सर को से क्या बनवा दे रही थी. बीटा कैरोटीन. नाउ राइस इटसेल्फ प्रोड्यूस प्रोविटामिन ए. प्रोविटामिन ए. प्रोविटामिन ए. अब ये गोल्डन राइस बनाने के लिए कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजी यूज हुई. तो लिखिए टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड. टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड. टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज्ड. पहली लिखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. सेकेंड इज rDNA टेक्नोलॉजी या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. लास्ट है ट्रांसजेनिक क्रॉप. TRANS, ट्रांसजेनिक क्रॉप. अब ये गोल्डन राइस किसने डेवलप किया तो उसके नाम भी लिख लो. डेवलप्ड बाय इंगो, INGO, इंगो पोट्रियुकस, POTRYKUS एंड पीटर बेयर, PETER, पीटर BEYER. इन्होंने डेवलप किया था गोल्डन राइस. ठीक है. ये किसमें रिच रहता है. बीटा कैरोटीन में या प्रोविटामिन ए. ये किसका एग्जाम्पल है. बायो फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन मतलब किसी चीज में न्यूट्रिशन ऐड करना. फोर्टिफाइड व्हीट, फोर्टिफाइड ग्रेन, है ना. चलिए अब बस लास्ट ये चीज समझ लो. ये गोल्डन राइस इसलिए कहलाता था क्योंकि बीटा कैरोटीन राइस को एक येलो लुक देता था. ठीक है. इतना ही काफी है. 5 नंबर के हिसाब से हो गया. क्या क्वेश्चन आया था तुम्हें. गोल्डन राइस. अगर इसमें मेरे को लग रहा है कि तुमको ये क्वेश्चन आया था जैसे मुझे एक बार तुमने दिखाया था टेक्नोलॉजी यूज हुई है बीटा ये गोल्डन राइस प्रोडक्शन में. तो देखिए असल में ये इतना इम्पोर्टेंट है भी क्योंकि दिया नहीं. इन्होंने ये टेक्नोलॉजी यूज की पूछा. देखो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है. तो ये सब आपको आती है ना. ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होता है. रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या है. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है. शॉर्ट में ये लिखकर इनको समझा देना अगर 5 नंबर में. ठीक है. आपको और कुछ पढ़ना है इसमें. ठीक है. चलिए हम स्टार्ट करेंगे. मैंने जो एक पेज आप लोगों को छुड़वाया है किस तरीके से एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी हेल्प कर रही थी वो स्टार्ट करेंगे. तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की यूज हुई होगी. जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, नीड फॉर फूड, डिमांड फॉर फूड बढ़ रही है ना. तो कहीं ना कहीं
हमको टेक्नोलॉजी के हेल्प से इस प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि खाना हर किसी को अवेलेबल हो सके। ओके, और बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग भी यही कहती है कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से किस तरीके से ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, यही हेडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। 3 options to increase food production। 3 options to increase food production, किस तरीके से हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। 3 option to increase food production। पहला लिखिए, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स का यूज करें। फर्स्ट इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि किस तरीके से हम फूड की प्रोडक्शन बढ़ाएं और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करें। तो पहला ऑप्शन है हम केमिकल्स यूज करें, है ना। केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो इसके नीचे एग्रोकेमिकल के नीचे लिख दो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, दूसरा लिखिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हो गया तक। थर्ड लिखिए जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जीएम क्रॉप या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। एक है केमिकल जैसे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। एग्रोकेमिकल्स मतलब क्या, जैसे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की हेल्प से हम क्या वो बढ़ाएं। दूसरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने आजकल सुना होगा, उसमें लेस पोल्यूशन हो रहा है, उसमें हम नेचुरल बैक्टीरियाज एंड इन सब के यूज से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। थर्ड है जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमारे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये प्रोडक्शन बढ़ाएं। ठीक है, आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर समझ में आया? सच में पूछ रही हूँ, नहीं है ना। थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है पर आप उसे पढ़ोगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। मैंने फिर भी 3 क्लास इसलिए लगाई आप लोगों के लिए क्योंकि वो नई टॉपिक थी, तो हर स्टेप आपका क्लियर होना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छी बस बात ये है उसको छोड़ना नहीं। इस हफ्ते आपको वो चैप्टर पढ़ना है, तो 3-4 बार पूरा चैप्टर, है ना। पहले आपको 2 दिन लगेगा, ऐसे अगर आप उस चैप्टर को पढ़ लोगे वो खुद ही फ्लो चार्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। इतना छोटा चैप्टर है पर क्योंकि न्यू है तो हमने उसे डिटेल में पढ़ा, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली क्या प्रोसेस है, बस इतना चैप्टर है वो। अब उसी की एप्लीकेशन कैसी होनी है अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखोगे जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हो, है ना। चलिए, तीनों ऑप्शन समझ में आ गए किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, कैसे कैसे। शनाया बताओ 3 वे जिसके थ्रू हम केमिकल के थ्रू, और उसको क्या कहते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। दूसरा ऑर्गेनिक। तीसरा जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स का यूज करके। ठीक है, इन 3 तरीके से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। चलिए, अब आता है हमारा क्या, देखिए कॉमन प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो इंसान खेती बाड़ी कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, उनको किन चीजों का सामना करना पड़ता है, किन परेशानियों का। 3 चीजें हैं जो उनको लुक आफ्टर करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी फसल खराब होती है। पहला है लो क्वालिटी सीड्स। जो सीड ही हमने जमीन में डाली, जिसको हमने सो किया, वो सीड की क्वालिटी ही कम थी, तो उतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ। पहला ये दिक्कत हो सकती है कि क्वालिटी ऑफ सीड ही अच्छी नहीं है कि वो ज्यादा फसल करे। पहला प्रॉब्लम ये हो गया। दूसरा है न्यूट्रिएंट डेफिसिट प्लांट। प्लांट को न्यूट्रिशन ही उतना नहीं मिल रहा है कि वो बहुत सारे फसलें मतलब उगा सके, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तीसरा है पेस्ट एंड इंसेक्ट। तीसरा है फसल तो बन गई, अब पेस्ट या इंसेक्ट ने उसको खराब कर दिया। ये तीनों ही केस हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को कम कर दी। तीनों रीजंस पता चल गए। अब इन पे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे।
लो क्वालिटी सीड, मोस्ट ऑफ द टाइम सीड्स आर नॉट वायबल, वायबल मतलब उसमें उतनी पावर ही नहीं है, और दे आर वीक टू रेजिस्ट द एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में ड्रॉट कंडीशन हो गई, पानी की कमी हो, पानी ज्यादा हो गया, या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, या बहुत बारिश हो गई, या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गई, तो हमारी सीड इतनी वायबल नहीं थी कि वो रेजिस्ट कर सके इन सारे इन्वायरमेंट के चेंजेस को, ठीक है। फैक्टर्स एंड कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ यील्ड मीट द नीड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, और इतना ज्यादा फसल नहीं बना सके कि हमारी जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी उसको खाना मिल सके। एट दिस पॉइंट यहाँ पर फार्मर और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ने एडवाइस दी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन मेथड की, जिससे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सीड, देयरबाय इंक्रीज द यील्ड। मतलब हाइब्रिडाइज करके कि जो डिजायर्ड ट्रेट है उनको बीच में क्रॉसिंग करा के हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, ड्रॉट टॉलरेंट मतलब कि पानी कम होगा सूखा में, सूखे में भी ये ग्रो कर सकता है। दूसरा हाई क्वालिटी सीड वाला प्लांट है, इसके पास सीड अच्छी है, इसके पास स्ट्रेंथ अच्छी है, और इनसे इन्हें क्रॉसिंग करी तो जो फसल बनी ड्रॉट टॉलरेंट एंड हाई क्वालिटी सीड। समझ में आया, ये चीज हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉसिंग का ड्रॉट और ये डिजायर कैरेक्टर को क्रॉस कराए ताकि जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट हमें मिल जाए, ठीक है। इनसे तो पूछ लिया था, आप लोग ने एमसीक्यू ट्राई किए बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के, किए, समझ आ रहे थे, किस टाइप के थे, ऐसे ही थे या कुछ और बहुत अलग भी थे? सुनाया, ट्राई किया, मतलब नहीं किया अभी ज्यादा, तुमने किया था, बन रहे थे, है ना। अभी इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, लास्ट में चैप्टर बहुत तंग करता है। अगर आप अभी, मैंने आपको फ्रेश फ्रेश पढ़ाया है, इसी टाइम इसका रिवीजन खूब कर लो, 10 दिन बहुत है, मैं तो एक हफ्ता कहूंगी, एक हफ्ते इसका खूब रिवीजन करिए, ठीक है। कल कोई टेस्ट है? टेस्ट नहीं है। चलिए, अब दूसरी प्रॉब्लम थी न्यूट्रिएंट डेफिसिट प्लांट, डेफिशिएंट प्लांट, प्लांट को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल आर एसेंशियल फॉर प्लांट टू ग्रो, ग्रोथ के लिए प्लांट के लिए ग्रो न्यूट्रिएंट और ये चाहिए है, ठीक है। जो कि प्लेट किससे लेता है, सॉइल से, सॉइल से लेता है। कई बार सॉइल जो है इसमें इतना न्यूट्रिशन हो ही नहीं कि ये पेड़ को दे सके, ऐसे कंडीशन में क्रॉप के पास ही न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और जो यील्ड है, जो फसल है वो कम होती है। फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाल के उनकी न्यूट्रिशन वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, और फिर हमारा प्लांट ग्रो करेगा। आपके यहाँ माली आता होगा तो गमले में भी वो रेत के साथ फर्टिलाइजर डालता है ताकि पेड़ अच्छे से ग्रो। तो पहली प्रॉब्लम जो थी हमारी लो क्वालिटी सीड्स की, वो हमने करी हाइब्रिडाइजेशन से। दूसरी प्रॉब्लम थी न्यूट्रिएंट डेफिसिट प्लांट, इसको किया फर्टिलाइजर से सॉल्व। थर्ड है हमारा पेस्ट एंड इंसेक्ट। अब इन पेस्ट और इंसेक्ट से कैसे बचा जाए जब ये हमारे पेड़ को खराब कर रहे हैं, इसके लिए क्या आया, फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था इन पेस्ट की वजह से, इनकी फसलें खा जा रहे थे ये पेस्ट। तो क्या हुआ, पेस्ट इंसेक्ट डिक्रीज ऑफ मेजरमेंट, तो आया पेस्टिसाइड। सुना आपने, स्प्रेज होते हैं जो किल कर देते हैं हमारे पेस्ट को, पर ये हमारे लिए भी नुकसानदेह होते हैं, है ना। दीज आर हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो, ये पेस्ट को किल तो कर देते हैं पर हमें भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत नुकसान होता है। तो तीनों प्रॉब्लम को सॉल्यूशन समझ में आया इसका, ठीक है। तीन प्रॉब्लम, तीनों के सॉल्यूशन, काम करो, ये तीनों प्रॉब्लम लिखो और उनके पीछे इनके सॉल्यूशन लिख लो, इतना ही लिखना काफी है।
गया? हाँ भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है सोशल साइंस में। ग्रीन रेवोल्यूशन वो टाइम था जब इंडिया में खूब सारे फसलें क्या होने लगी, ग्रो। किस वजह से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कैसी टेक्नोलॉजी? देखिए, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रीज की हेल्प से, इंडस्ट्रियल की चीजों की हेल्प से हमने क्या किया, बहुत अपने फसल में क्या बढ़ाया, इंक्रीमेंट किया, बढ़ा। कैसे? ट्रैक्टर्स की हेल्प से, इरिगेशन की हेल्प से, एग्रोकेमिकल्स की हेल्प से, जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, आपने सुना होगा इसके बारे में। आप जो फार्मर्स हैं वो ऐसी सीड्स लेते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, है ना। इन सब के वजह से क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई। फसल जैसी बन रही थी उससे ज्यादा बनने लगी, काफी ज्यादा। दिस रिवॉल्यूशन लीड टू फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इसको हमने कहा ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में वो पीरियड को हम रेफर करते हैं जब इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। इंडिया की एग्रीकल्चर हमने थोड़ा इंडस्ट्रियल वे में कन्वर्ट करी बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये, ठीक है। दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग द हंगर इशू, जो भूखे की एक भूख, हंगर इशू था हमारे देश में, वो कई हद तक रिजॉल्व हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब भाई जैसे पहले 10 कुंटल बन रहा है, मैं तो एक एग्जांपल बताती हूँ, वो 100 हो गया, पर 10 से 100 ही हुआ, उससे ऊपर नहीं हो पा रहा। पर वो 100 भी अब पॉपुलेशन के हिसाब से मीट नहीं कर पा रहा, वो भी कम पड़ रहा है। तो क्या हुआ, इन्होंने कहा इंक्रीज द क्रॉप यील्ड फर्दर, बिकॉज और ज्यादा नहीं बढ़ा पाई, 100 के ऊपर नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर स्टार्टेड क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम by increasing the level of harmful non-degradable chemical in the environment। अब ये चीजें हम यूज तो कर रहे हैं, पर ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट ला रही हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एक तरीके से कॉल कर रही है। तो अब हम और ज्यादा इनको यूज नहीं कर सकते कि और क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर बढ़ा दिया। ये उस टाइम के लिए तो अच्छी है, पर इनका आफ्टर इफेक्ट बहुत बैड है। एग्रोकेमिकल, अब ये जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं कुछ फार्मर्स के लिए, हर फार्मर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। यील्ड कुड नॉट बी इंक्रीज फर्दर, अब एक लिमिट तक ही हम यील्ड, जो हमारा वो बन रहा है क्रॉप, वो एक लिमिट तक ही बढ़ रहा है, वाइल एग्जिस्टिंग वेराइटी यूजिंग कन्वेंशन का, मतलब उससे ज्यादा ये ग्रो नहीं हो रहा। एग्रोकेमिकल कॉज एनवायरमेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनकी वजह से एनवायरमेंट में भी नुकसान हो रहा था, और जो ये पेस्टिसाइड रिच फूड खा रहे थे उनको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े थे। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन तो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बन पाई। अब आई पेस्ट स्टार्टेड डेवलपिंग। अब पेस्टिसाइड तो डाल रहे हैं, पर पेस्ट ही कैसे हो गए, पेस्ट रेजिस्टेंट, जैसे बैक्टीरिया हो गए थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब फर्दर उनको उसी पेस्ट से किल नहीं हो रहे वो, है ना, उस उससे वो किल नहीं हो रहे, ये रहे पेस्ट रेजिस्टेंट। अब आई ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? देखिए, ये एक अल्टरनेटिव है टू हमारे एग्रोकेमिकल्स का, अल्टरनेटिव टू हार्मफुल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इज बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स की जरा हम क्या यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। मेनली कैसे बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोचोबैक्टर, नॉस्ट्रॉक, एजोला प्लांट, ये सब एक तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि फार्मिंग के फर्दर उसके उपजाऊ, जैसे नॉस्ट्रॉक है हमारा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सॉइल को उपजाऊ बना रहा है। तो ये तरीके के बायो फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली यहाँ है जहां पर हम पढ़ना चाहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो लिख लोगे कि लिखवाऊं अभी? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखना है भी, लो लिखो, 5 लिखो, शॉर्ट में लिखना बस, कि क्या हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्या चेंजेस आए थे, क्या फायदा हुआ था, क्या नुकसान हुआ था।
हो गया? ठीक है, चले हम आगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के एग्जांपल्स लिख लो। ठीक है, चलिए हम अपने मेन पॉइंट जो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कैसे ये बीटी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ, अगर जीएमओ आए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एक हमने पढ़ा अभी गोल्डन राइस, अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं बीटी कॉटन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऊपर इसको रीड कर लेते हैं, देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपको पता है, फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट कंट्रोल द ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय ब्रिंगिंग सम डिजायरेबल चेंज। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिज्म के डीएनए में कुछ चेंजेस लाते हैं ताकि डिजायरेबल चेंजेस लाते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके। ठीक है, देन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल्स या फंगाई जिनके जीन के अंदर अल्टरेशन चेंजेस लाई गई है बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसके बाद एडवांटेज ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली, इनके फायदे क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। क्रॉप सेकंड मोर टॉलरेंट, अब जो क्रॉप है वो ज्यादा टॉलरेंट हो गए हैं, जरा से सूखे में मर नहीं जा रहे, जरा से तेज हीट में मर नहीं जा रहे, तो कैसे हो गए टॉलरेंट, मोर टॉलरेंट टू कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट। ठीक है, पहला फायदा। दूसरा, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, फसल की कटाई के बाद जो नुकसान, जो पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो कम हो रहा था, तो reduce post harvest losses, increase the efficiency of mineral uses by plant। प्लांट जो है ऐसा नहीं कि रेत में जितना मिनरल है सब ले लिया, इसको मॉडरेट कर दिया, तो ना ही हमारी फसल को कम न्यूट्रिएंट मिल रहा है और ना ही रेत कैसी हो जा रही है एकदम बंजर। समझ में आया, न्यूट्रिएंट का एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस मॉडरेट हो गया। एंड एनहांसेस द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड, जैसे कि हमारा गोल्डन राइस जिसमें विटामिन नहीं था, ए नहीं था, पर अब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उसमें विटामिन ई ले आया। रिड्यूसेस द रिलायंसेस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, अब इनके वजह से पेड़ को केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर नहीं डिपेंड करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, पेस्टिसाइड्स की यूज नहीं। चले आगे, एडवांटेज समझ में आया। देखिए पहला हमने पढ़ लिया गोल्डन राइस, दूसरा हेडिंग डाली है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन ऐड करके आप लोगों को बताती हूँ। लिखो बीटी कॉटन क्या होता है, लिखिए इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मेड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, मेड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट, मतलब यह एक ऐसा क्रॉप बनाया जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से
जिसके ऊपर पेस्ट का असर नहीं होगा, जिसके ऊपर पेस्ट का असर नहीं होगा। अब बीटी कॉटन क्यों कहा है कि कहीं ना कहीं कॉटन प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करी गई है। जो ये कॉटन रहता था ना, ये एक बीटी बॉल वॉर्म नामक पेस्ट से बहुत ही इसकी जो वो रहती है ना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी क्योंकि ये कॉटन खाते थे। ठीक है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए ये प्लांट बना। तो लिखिए बॉल वॉर्म इन्फेक्शन कॉज हाई लॉस of cotton. Bollworm infection cause high loss of cotton. तो क्या करते थे, इसके नीचे एरो बना के लिखो bollworm in its bollworm eats cotton ball. Bollworm eats cotton ball and reduce its production. And reduce its production. So scientists use genetic engineering to make cotton resistant. So scientists use genetic engineering to make cotton resistant. ठीक है, ये समझ में। अब ये रेजिस्टेंट बनाने से क्या फायदे होंगे, रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट इसका क्या था, लेस पेस्ट डैमेज एंड हायर यील्ड। अब पेस्ट के द्वारा होने वाला नुकसान भी कम हो गया और कॉटन ज्यादा प्रोड्यूस हो पा रहा था। तो लेस पेस्ट डैमेज एंड हायर यील्ड। अब हम पढ़ेंगे कि ये बीटी कॉटन बना कैसे। तो लिखिए बीटी कॉटन सिंथेसिस। पर आज बीटी कॉटन ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बीटी कॉटन सिंथेसिस। ठीक है, अब बीटी लिखो, कैपिटल बी स्मॉल टी इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, बीटी क्यों कह रहे हैं, बीटी इज इक्वल टू बैसिलस, BACILLUS, बैसिलस ट्यूरिनजेनेसिस, बैसिलस THURINGIENSIS, बैसिलस ट्यूरिनजेनेसिस। समझ में बीटी का मतलब क्या है, ये एक तरीके का सॉइल बैक्टीरिया, तो ब्रैकेट में लिख लो सॉइल बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर होती है क्राइजीन, तो एरो बना के लिख दीजिए इसके नीचे हैव क्राइजीन, हैव क्राइजीन इन देयर डीएनए, इन देयर डीएनए। क्राई का मतलब क्या है, क्राई का फुल फॉर्म लिखो ब्रैकेट में क्रिस्टल प्रोटीन जीन, क्रिस्टल प्रोटीन जीन। अब ये जो जीन है ना, ये प्रोटॉक्सिन बनाते हैं। प्रोटॉक्सिन मतलब एक तरीके का टॉक्सिन, पर अभी ये हार्मफुल स्टेट में नहीं है, प्रोटॉक्सिन बनने से पहले वाली स्टेज। ठीक है, तो प्रोटॉक्सिन बनाता है ये। लिखिए क्राइजीन प्रोड्यूस, क्राइजीन प्रोड्यूस क्रिस्टल प्रोटीन, produce crystal protein inside bacteria, it is inactive, inside bacteria it is inactive, मतलब ये बैक्टीरिया के बॉडी में तो इनएक्टिव स्टेज में रहती है, मतलब प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। इनसाइड बैक्टीरिया इट इज प्रोटॉक्सिन या फिर इनएक्टिव। ठीक है, बॉडी उसके बैक्टीरिया को इससे कोई फर्क इससे नहीं पड़ता क्योंकि अभी टॉक्सिक हुई नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये क्या करा, इसको कॉटन के प्लांट के साथ अभी स्टेप्स पढ़ाऊंगी, पर असर क्या वो लिखिए, व्हेन इंसेक्ट या पेस्ट, व्हेन इंसेक्ट या पेस्ट ईट बीटी टॉक्सिन, ईट बीटी टॉक्सिन, insect's gut is alkaline, insect gut is alkaline, so here protoxin
become active toxin. So here protoxin become active toxin. अब अगर क्वेश्चन आया कि बीटी टॉक्सिन एक्चुअल में पेस्ट के कहां पर असर करते तो आप क्या कहोगे, कहां पर, वो उसके इंटेस्टाइन में जो पीएच है वो अल्कलाइन है जो कि प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दिस कॉजेज लाइसिस या फिर डिस्ट्रक्शन, लाइसिस मतलब टूटना, दिस कॉजेज LISIS लाइसिस या फिर ब्रेक डाउन ऑफ मिड गट सेल्स, मतलब पेस्ट के इंटेस्टाइन की सेल को ये ब्रेक कर देता है इन शॉर्ट, ठीक है। अभी समझ में है कि किस तरीके से आप अगर पेस्ट इसको खाएंगे तो फर्दर इसको खराब नहीं कर सकते क्योंकि वो उनको किल कर दे रहा था। ये बना कैसे वो भी पढ़ लो यार थोड़ा सा। देखिए, हाउ बीटी कॉटन इज मेड, हाउ बीटी कॉटन इज मेड, हाउ बीटी कॉटन इज मेड। फ्लो चार्ट बना रही हूँ, वही बना लो। साथ साथ में लिखते जाओ। सबसे पहले बीटी बैक्टीरिया से क्राइजीन को रिमूव किया जो कि ये बनाएगी टॉक्सिन, है ना। इसको हमने प्लांट में इंसर्ट किया, कॉटन प्लांट में इंसर्ट किया, किसके हेल्प से, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्लांट प्रोड्यूस और फिर प्लांट ने खुद ही ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब क्या बनाना, बीटी टॉक्सिन। अब देखो बीटी टॉक्सिन, ये जो जीन है क्राइजीन, ये अलग अलग टाइप के बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। कुछ टेस्ट पे काम कर रहे हैं, कुछ मौत पे, कुछ मॉस्किटोज पे, ऐसे बहुत सारे, तो इनमें कुछ के नाम लिख लेते हैं, चलो। ये देखो, कॉटन में जब हुआ तो ये क्राई 1AC क्राई 2AB कॉटन बॉलवर्म में अफेक्ट कर रही थी। कॉर्न के ऊपर क्या, ये क्राई 1AB, ये कॉर्न बोरोवर्स को किल कर रही थी। ऐसे बहुत सारी चीज, बीटी ब्रिंजल बनाया, बीटी सोयाबीन बनाया, बीटी टोमेटो बनाए, से इन्होंने बहुत सारे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाए इस क्राइजीन के हेल्प से, ठीक है। अभी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या टाइम है अभी, क्या टाइम होगा ना, 3 ही बचा है अभी तो। चलो फिर लिख लो थोड़ा सा और। क्राइजीन के बारे में लिखा है मैंने,
क्राइजीन क्या होती है? तो दो नाम, मतलब ये क्राइजीन एक हेडिंग डाली, उसके बारे में लिख लिया। क्राइजीन क्या होती है? क्राइजीन is a gene found in Bacillus thuringiensis. Crygene is a gene found in Bacillus thuringiensis. है ना, लिख लिया। इट कोड फॉर क्रिस्टल प्रोटीन। अब क्रिस्टल का 3 वर्ड आगे का ले लिया, CRY, क्राई। ठीक है, इट कोड्स फॉर क्रिस्टल प्रोटीन, ब्रैकेट में लिख दो क्राई। ये क्या करता है? विच एक्ट एज एन इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, तो ये क्राइजीन एक तरीके का क्या है? इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, इंसेक्ट को किल करने वाला टॉक्सिन। तो इन्होंने बताया कि जैसे क्राई 1, क्राई 2, क्राई 3, ऐसे बहुत सारे क्या हैंगे? क्रिस्टल प्रोटीन्स हैं जो कि अलग अलग इंसेक्ट्स को किल करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखो क्राई 1 किल्स बॉलवॉर्म्स। बॉलवॉर्म का साइंटिफिक नेम लिख लो ब्रैकेट में, LEO, नहीं LEPI DOP, लेपिडो, LEPIDO, PTERANS, लेपिडो पेट्रेंस। इनको किल करता है क्राइजीन 1। क्राइजीन 3 देखिए किसको किल करता है? क्राई 3 किल्स बीटल्स। क्राई 3 किल्स बीटल्स। क्राई 4 किल्स मॉस्किटो, एटसेट्रा करके लिख लो, और भी ऐसे ही रहते हैं। समझ में आया? MCQ लाए हो शिवांश? दो और मैं क्वेश्चन देखो इसमें किस टाइप के आ रहे हैं। चलो एक और आंसर बताओ। The BT toxin in genetically engineered BT cotton kill the pest by, ये 2025 में आया था लास्ट ईयर। किल द पेस्ट बाय, क्वेश्चन समझ में? क्या था क्वेश्चन? बीटी कॉटन टॉक्सिन जो है वो किल करती है पेस्ट को कैसे, है ना? फर्स्ट इनहिबिटरी एसएस आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री, नहीं सॉरी, altering the pH of body fluid, damaging the respiratory system, creating pores in midgut, degenerating the nervous system. मिडगट, है ना? अभी पढ़ा ना, मिडगट में जाकर वहां की सेल्स को लाइसिस कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया। The following are the steps involved in action of toxin in BT cotton. इनमें से स्टेप्स को हमको अरेंज करना है।
ए बी सी डी है तो एक लाइन वाइज, कि इनमें से कौन कौन से स्टेप लाइन वाइज होते हैं क्या करने के लिए, बीटी कॉटन को फिल करने के लिए। देखो बीटी कॉटन की कितना एग्जाम क्वेश्चन आ रहे 2024 में आते हैं। पहला इन्होंने दिया है ए द, मैं फोटो दूं क्योंकि अरेंज करना है। लो मैंने भेज दिया। हुआ। सेकंड ऑप्शन। ये नहीं देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन ही पूरा नहीं देखा, और उसके आगे मैंने वो भी दिया है, ऑप्शंस भी। हो गया। हो गया भाई, बताओ तो अपने अपने ऑप्शन जल्दी जल्दी। क्या ऑप्शन तुम्हारा शिवांश? हम्म?
नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन हमारा हुआ? कुछ नहीं समझ। हेलो, उन्होंने एक कहानी इंग्लिश पढ़ा होगा, स्कूल में आता था, 5-6 लाइन लिख देते थे आगे पीछे, बोलते थे इसको अरेंज करो, क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। ये नहीं है क्वेश्चन कि उन्होंने पूरी कहानी लिखी है और बोला इसको अरेंज करो सीक्वेंस के हिसाब से, पर आंसर बी नहीं है। बी नहीं है तो सी। खुशबू तुम्हें पता है? देखो, चलो रीड करो, ये बताओ, रीड करके सुनाओ। मैम डी। सर डी पर क्यों? देखिए सब अभी ऑप्शन देखिए, बी क्या लिखा हुआ है? बी ऑफ पॉइंट हमारा बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस क्रिस्टल विद टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि बीटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? के बाद आपने कहा था बी, तो सी पॉइंट क्या है? अल्कलाइन पीएच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। अब देखो इसके पहले पॉइंट पॉइंट दिया है, अब ई वाले पे आओ। टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बैक्टीरिया है ना, पहले प्रोटॉक्सिन फॉर्म में प्रेजेंट है। थर्ड सी आपका सही था। थर्ड सी क्या है? द अल्कलाइन पीएच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। अल्कलाइन पीएच अब इन क्रिस्टल पे काम करती है और प्रोटॉक्सिन को किसमें कन्वर्ट कर रही है? टॉक्सिन में। द इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। और फिर लास्ट में हमारा आएगा डी, the activated toxin bind to the surface of the midgut cell, create force and cause death of the insect. तो मैं चलो अब हम लोग बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। दीपक सही जवाब है डी। इसमें क्या क्या है? और टॉक्सिन इसके आगे का इजी है, मेडिसिन एंड ऑल। थोड़ा सा ये चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेंगे ना टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के, तो ये चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी। तो अपने कॉन्सेप्ट क्या करें? क्लियर करें, ठीक है? अभी आज क्लास है, दोनों दोनों स्टार्ट हो गई कब से?